वेलकम फ्रेंड्स टू आवर यूट्यूब चैनल साइंटिफिक। आज हम पढ़ने वाले हैं रेस्पिरेशन, जो कि एक टॉपिक है चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस का। लाइफ प्रोसेसेस क्या होती है हम ये डिटेल में हमारे पिछले वीडियोस में पढ़ चुके हैं। ये ऐसी प्रोसेस होती है जो कि मेंटेनेंस फंक्शंस परफॉर्म करती है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। ऐसी बहुत सारी प्रोसेसेस होती है। हमें जो प्रोसेस पढ़नी है वो है न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन एंड ट्रांसपोर्टेशन, जिसमें से हम न्यूट्रिशन पहले ही पढ़ चुके हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन वो प्रोसेस होती है जिसमें कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जैसे कि ग्लूकोज उसे ब्रेक डाउन किया जाता है और एनर्जी रिलीज़ की जाती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। यानी रेस्पिरेशन से हमें क्या मिलने वाली है? एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। और इस एटीपी, ये जो एटीपी है, ये हेल्प करती है हमारे सेल के अंदर जो बाकी रिएक्शंस होती है उस रिएक्शन में ये हेल्प करती है। रेस्पिरेशन एरोबिक भी हो सकती है और एनारोबिक भी हो सकती है। एरोबिक मीन्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, वेयर एज एनारोबिक मीन्स इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा रेस्पिरेशन वो होगा एरोबिक, और जो एब्सेंस में होगा वो होगा एनारोबिक। एरोबिक रेस्पिरेशन से जो एनर्जी मिलती है वो बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन में हमने डेफिनेशन में देखा कि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन या फिर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का ब्रेकडाउन होता है और फिर एनर्जी रिलीज़ होती है। तो वो जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जैसे कि ग्लूकोज, ये हमें मिलता है विद द हेल्प ऑफ डाइजेशन। हमने लास्ट पार्ट में देखा था, न्यूट्रिशन पढ़ा था ह्यूमंस में। तो ह्यूमंस में क्या होता है, जब हम फूड खाते हैं उस फूड से बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होते हैं इन स्मॉल इंटेस्टाइन। उनमें से एक है ग्लूकोज, जो कि कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन प्रोडक्ट है। स्मॉल इंटेस्टाइन में वो ब्रेकडाउन होगा, ग्लूकोज बनेगा और स्मॉल इंटेस्टाइन से ही वो एब्जॉर्ब हो जाता है और फिर उसका एसिमिलेशन होता है। मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन से वो पहुंचाए जाते हैं बाकी सेल्स में जहाँ भी उनकी रिक्वायरमेंट है। तो वो ग्लूकोज हमें कहाँ से मिला? हमारे सारे सेल्स में कहाँ से आया? बाय द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, या फिर न्यूट्रिशन के थ्रू हमारे सभी सेल्स में आ गया है ग्लूकोज। फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम की वजह से क्या होता है, हमारे बॉडी में आता है ऑक्सीजन। रेस्पिरेटरी सिस्टम आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा है, ब्रीदिंग, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। तो उसमें से क्या आ जाएगा? ऑक्सीजन। रेस्पिरेशन को हम ब्रॉडली 2 स्टेप्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट है ब्रीदिंग, सेकेंड है सेल्यूलर रेस्पिरेशन। ब्रीदिंग में ऑक्सीजन इनहेल होगा, या ब्रीद इन जब हम करते हैं तो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन आता है जो कि फिर हर सेल में पहुंचाया जाएगा बाय ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। वो हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे की वीडियोस में। और अब क्या हुआ है कि सेल में हमारे ग्लूकोज है जो कि आया था न्यूट्रिशन के थ्रू, डाइजेशन के थ्रू, और फिर ऑक्सीजन आया बाय ब्रीदिंग, स्टेप 1 ऑफ रेस्पिरेशन। तो ये ग्लूकोज आ गया। अब इस ग्लूकोज का फर्दर जो रिएक्शन है वो होगा सेल के अंदर, इसलिए इसे कहा जाता है सेल्यूलर रेस्पिरेशन। और इस ग्लूकोज से मिलेगी हमें एनर्जी। तो ये एनर्जी कैसे मिलती है? जैसे कि अगर हम एग्जांपल ले एरोबिक रेस्पिरेशन का, तो ग्लूकोज जो है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ब्रेक होता है और फॉर्म करता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी, लॉट्स ऑफ एनर्जी। क्योंकि एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, बहुत ज़्यादा एनर्जी बनती है एज़ कम्पेयर टू एनारोबिक रेस्पिरेशन। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड बना, ये वापस जो सेल है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में उसे वापस भेज देता है, क्योंकि ये वेस्ट प्रोडक्ट है, सेल को इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो वो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में उसे भेज देगा और वो बॉडी के बाहर हमारे एक्सेल हो जाएगा। और जो एनर्जी बनी यहाँ पर, इस एनर्जी से बाकी के जो रिएक्शंस हैं हमारे सेल में उनमें हेल्प होगी। तो ये एक आउटलाइन है रेस्पिरेशन का कि रेस्पिरेशन में एक्चुअली क्या होता है। तो आपको क्या याद रखना है कि रेस्पिरेशन में ग्लूकोज से एनर्जी बनेगा। अब ये जो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन है, हमने एक टोटल आउटलाइन देखा था अभी, लेकिन ये जो आउटलाइन है ना, ग्लूकोज से एनर्जी तो बनना है, लेकिन इसके बहुत सारे पाथवेज होते हैं। जैसे अगर हम एग्जांपल लें, जब आप आपके घर से स्कूल जाते हो तो एक ही तो रास्ता नहीं होगा आपके घर से स्कूल जाने के लिए या स्कूल से वापस घर जाने के लिए। बहुत सारे रास्ते होंगे। कोई होगा जो बहुत शॉर्टेस्ट होगा,
अगर आप लेट हो रहे हो तो आप हमेशा वो पाथवे यूज़ करते होंगे या वो पाथ यूज़ करते होंगे। और इन केस अगर आपको किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट है, शॉप से आपको कुछ ख़रीदना है और वो किसी और रास्ते से है, तो आप उस तरह से फिर घूम के जाते होंगे, राइट। तो ये सब क्या हो गए, पाथवेज हो गए। यानी एक आपका है इनिशियल पॉइंट और एक है आपका फाइनल पॉइंट। बट उस इनिशियल से फाइनल पॉइंट तक पहुंचने के लिए हमारे पास बहुत सारे पाथवेज होते हैं। तो वैसे ही ये जो ग्लूकोज है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, C6H12 और O6, ये होता है ग्लूकोज। इसका जब ब्रेकडाउन होता है वो बहुत सारे पाथवेज के थ्रू हो सकता है। उनमें से हम कुछ पाथवेज अभी देखने वाले हैं। जैसे ये सेल है, ये एक एनिमल सेल है। आई होप आपको सेल और सेल के अंदर जो स्मॉलर कंपोनेंट्स होते हैं वो पता है। जैसे साइटोप्लाज्म है, माइटोकॉन्ड्रिया है। हमें अभी जिस 2 पार्ट की ज़रूरत है वो है साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया। सेल के अंदर की जो स्पेस होती है उसे कहा जाता है साइटोप्लाज्म। तो ये जो ग्लूकोज है ये साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है। और सबसे पहली स्टेप होती है ग्लूकोज का ब्रेकडाउन इनटू पाइरूवेट। यानी ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो रहा है, पाइरूवेट में। पाइरूवेट एक 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, जबकि ग्लूकोज 6 कार्बन मॉलिक्यूल है। C6 हमने पढ़ा अभी। तो ग्लूकोज में कितने कार्बन है, 6। पाइरूवेट में कितने कार्बन है, 3। मतलब 6 कार्बन वाला कंपाउंड कन्वर्ट हो गया 3 कार्बन वाले कंपाउंड में, जिसका नाम है पाइरूवेट। और ये प्रोसेस कहाँ होगी, साइटोप्लाज्म में। ये फर्स्ट स्टेप है और ये हर पाथवे में ये स्टेप कॉमन रहेगी। मतलब पाइरूवेट सब में बनेगा। फिर पाइरूवेट से एनर्जी जब बनती है, इसके लिए हमारे पास बहुत सारे पाथवेज अवेलेबल है। तो पहला पाथवे हम देखते हैं, वो होता है इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी बिना ऑक्सीजन के। ये हुआ एनारोबिक रेस्पिरेशन। हमने एग्जाम्पल लिया है ईस्ट का। ईस्ट में क्या होता है, इस पाइरूवेट से बनता है इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी। तो इथेनॉल 2 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल है और इसमें क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड जो कि रिलीज हो जाएगा बाहर बॉडी के, प्लस एनर्जी। और ये ओवरऑल ये क्या हो गया, एनारोबिक रेस्पिरेशन। यानी ग्लूकोज से एनर्जी तो बनेगी बट उसकी अमाउंट कैसा होगा, कम होगा एज कंपेयर टू एरोबिक रेस्पिरेशन। सेकेंड जो पाथवे है वो होता है हमारे मसल्स में, यानी ह्यूमंस के मसल्स में, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। यानी वैसे तो हम कैसे ऑर्गेनिजम्स हैं, हम एरोबिक है, वी ब्रीद इन एयर, वी ब्रीद ऑक्सीजन, वी ब्रीद आउट कार्बन डाइऑक्साइड। बट समटाइम्स क्या होता है, हमारी बॉडी में कुछ कुछ पार्ट्स में, स्पेशली मसल्स में, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। जब हम बहुत ज़्यादा एक्सेसिव एक्सरसाइज कर लेते हैं या बहुत एक्सर्शन करते हैं तो उस टाइम पे ऑक्सीजन पहुंच नहीं पाता है मसल्स तक। तो वहाँ पे जो सेल्स है वहाँ पे तो एरोबिक एनवायरनमेंट क्रिएट हो गया, यानी ऑक्सीजन नहीं है, बट सेल्स को एनर्जी तो चाहिए। तो वो क्या करता है, ऑक्सीजन के एब्सेंस में ही एनर्जी बनाता है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, लैक्टिक एसिड बनेगा और एनर्जी बनेगा। लैक्टिक एसिड एक 3 कार्बन मॉलिक्यूल है और जब ये प्रोसेस बार बार रिपीट होगी और बहुत सारा लैक्टिक एसिड जब बन जाएगा और एक्यूमुलेट होगा तो ये कॉज करता है क्रैम्प्स। जब हम एक्सरसाइज करते हैं या बहुत एक्सर्शन करते हैं तो हमारे पैर दर्द करते हैं, राइट। और हम सोचते भी कि हमने तो, मतलब आप ज़रूरी नहीं कि आपने लेग वाली एक्सरसाइज की हो, बट पैर जो है वो दर्द करते हैं क्योंकि ऑक्सीजन वहाँ तक पहुँचा नहीं था, वहाँ पे लैक्टिक एसिड बन गया और एक्यूमुलेट हुआ और जो कि कॉज कर रहा है वो पेन, वो क्रैम्प्स। और यहाँ पे जो एनर्जी बनेगी वो भी कम होगी एज़ कम्पेयर टू एरोबिक, क्योंकि ये यहाँ तो ऑक्सीजन का यूज़ नहीं हुआ है ना, बिना ऑक्सीजन के एनर्जी बनी है। और थर्ड जो पाथवे है जो हमारी बॉडी में नॉर्मल कंडीशन में होता है वो होता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। और यहाँ पर क्या होगा, ये जो पाइरूवेट साइटोप्लाज्म में बना था ये ट्रांसपोर्ट हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में। यानी पाइरूवेट से आगे की जो प्रोसेस है एरोबिक वाली वो परफॉर्म होती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ग्लूकोज से पाइरूवेट बना साइटोप्लाज्म में, पाइरूवेट से आगे जो अभी होने वाला है वो होगा माइटोकॉन्ड्रिया में इन केस ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। यहाँ पे बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी, और बहुत सारी एनर्जी। कार्बन डाइऑक्साइड एक वेस्ट प्रोडक्ट है जो कि एक्सहेल कर देगी हमारी बॉडी। पहले सारे सेल्स उसको ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में भेज देंगे और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम फाइनली उसको बॉडी के
बाहर एक्सेल कर देगा, यानी वो उसको उस ऑर्गन तक ले जाएगा जहाँ से कि वो एक्सेल हो सके। अब ये जो एनर्जी बनी रेस्पिरेशन प्रोसेस में, ये एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है एटीपी में। एटीपी क्या है? एटीपी एक एनर्जी करेंसी है। जैसे कि आपने करेंसी जीके में आपने पढ़ा होगा कि हर कंट्री की अलग अलग करेंसी होती है। जैसे इंडिया में क्या है? रुपी, बांग्लादेश में टका। तो हर कंट्री के जो करेंसी है वो अलग है। हमारी करेंसी किसी और कंट्री में यूज़ नहीं हो पाएगी, या किसी और की करेंसी हमारे कंट्री में यूज़ नहीं हो पाएगी। हमें एक्सचेंज करना होता है करेंसी। तो उसी तरह से जो हमारे सेल्स होते हैं उन्हें भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो हमारी जो करेंसी है, जो मनी है, वो वहाँ यूज़ नहीं हो सकता क्योंकि वो तो फिज़िकल वर्ल्ड में यूज़ हो रहा है। सेल्स में जो करेंसी यूज़ होती है या जो एनर्जी है जिसकी वजह से वर्क परफॉर्म किए जाते हैं वो होता है एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये एटीपी बाकी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं। जो एंडोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं हमारे सेल्स के अंदर, बहुत सारे रिएक्शंस परफॉर्म होते रहते हैं। उन रिएक्शंस को प्रोसीड करवाने में हेल्प कौन करता है? एटीपी। फॉर एग्जांपल, जैसे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स, प्रोटीन बनाना है, नर्व इम्पल्सेस को कंडक्ट करना है। आपने रिफ्लेक्स एक्शंस पढ़े होंगे, जैसे अगर सडनली आप किसी फ्लेम के ऊपर अगर आप हाथ रख देते हो तो ऑटोमेटिकली आपका वो हाथ आप पीछे ले लेते हो, आपको सोचना नहीं पड़ता है, वो रिफ्लेक्स एक्शन होता है। तो इसमें क्या हुआ, एक मैसेज था कि आप किसी डेंजर में हो, वो मैसेज ब्रेन तक गया, ब्रेन ने एक्शन लिया और उस पर्टिकुलर ऑर्गन तक वो जो फाइनल एक्शन लेना है वो आपके उस ऑर्गन तक पहुंचाया गया। तो ये सब क्या है? ये नर्व इम्पल्स है। तो ये सब परफॉर्म करने में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है जो कि हेल्प करता है एटीपी। एटीपी फॉर्म होता है फ्रॉम एडीपी, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। उसमें एक फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो जाता है और बनाता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और इसमें जो एनर्जी यूज़ होगी वो मिलती है हमें फ्रॉम रेस्पिरेशन, यानी रेस्पिरेशन के टाइम पे एडीपी में फॉस्फेट ऐड हो जाएगा और फिर वो बनेगा एटीपी। और ये जो एटीपी है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसमें जब एक वाटर मॉलिक्यूल ऐड होता है तो ये एनर्जी रिलीज़ करता है अबाउट 30.5 किलो जूल पर मोल। ये इसकी क्वांटिटी है कि इतना क्वांटिटी में ये एनर्जी रिलीज़ करेगा एक एटीपी मॉलिक्यूल। ये देखिए, ये एटीपी का स्ट्रक्चर है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। दिस इज एडिनोसिन, और यहाँ पर ये एक फॉस्फेट और ये सेकेंड फॉस्फेट। तो ये क्या हुआ? एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। इस एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में विद द हेल्प ऑफ एनर्जी जो बनी रेस्पिरेशन के थ्रू, उस एनर्जी के प्रेजेंस में एक और फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो जाता है और वो बनाता है एटीपी। और ये जो लास्ट का जो फॉस्फेट ग्रुप है जो अभी अभी अटैच हुआ है, लास्ट एंड सेकेंड लास्ट, इन दोनों के बीच में, ये आपको रेड कलर से एरो दिख रहा होगा, ये जो बॉन्ड है ये हाई एनर्जी बॉन्ड होता है, यानी उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी स्टोर्ड है। तो जब ये एटीपी मॉलिक्यूल ये जब ब्रेक होगा, यानी वो जो फॉस्फेट अभी अटैच हुआ है वो जब ब्रेक होगा तो बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होगी, ऑलमोस्ट 30.5 किलो जूल पर मोल अभी हमने देखा। तो इस तरह से जब एटीपी ब्रेक होता है तो एनर्जी रिलीज़ होती है और साथ में वो एटीपी वापस से बन जाएगा एडीपी और फॉस्फेट बाहर रिलीज़ हो जाएगा। एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, डाई मीन्स 2 फॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ट्राई मीन्स 3 फॉस्फेट। आई होप आपको इतना समझ में आया है। आगे का टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।